Hello everyone, this is the video for class 6 chapter number 7 health and hygiene part 5। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डायबिटीज़ मेलिटस क्या होते हैं, हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं, किडनी डिजीज़ क्या होती हैं जो कि डीजेनरेशन के वजह से होती हैं, जॉइंट डिजीज़ एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस चैप्टर के 4 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। दिस इज़ द 5th पार्ट एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर डिसऑर्डर दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज यू कैन सी इन योर बुक्स इट इज़ रिटन दीज आर कॉन्जेनाइटल डिजीज़। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था कि जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती हैं। तो कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है? वो बीमारियाँ जो जीन्स से, जो जेनेटिकली एक दूसरे को फैलती हैं, मतलब जो जीन्स से डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती हैं एट द बिफोर द बर्थ इवन। तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं विच आर ड्यू टू द डिफेक्ट इन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब जो आप अपने पेरेंट्स से आपको जीन्स मिलते हैं उन जीन्स में जो डिफ़ेक्ट होता है, उनके डिफ़ेक्ट के वजह से ये बीमारियां होती हैं जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं या फिर कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। नीचे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। तो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया क्या है? ये बहुत ही कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है? इन हीमोफीलिया द ब्लड क्लॉटिंग बिकम्स वेरी स्लो ड्यू टू द लैक ऑफ सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड। आपने पढ़ा है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड हमारा बॉडी से बाहर आता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो उस ब्लड को क्लॉट कर देती है, बाहर आने से रोकती है। तो हीमोफीलिया में ये प्रॉब्लम होती है कि जो पर्सनस इस डिज़ीज़ से सफ़र करते हैं दे आर नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक पिगमेंट, फैक्टर कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग पिगमेंट, जिसकी कमी होती है, तो उसके वजह से हीमोफीलिया हो जाता है। एंड इन थैलेसीमिया, अगर थैलेसीमिया की बात करें, द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज बिकम डिफेक्टिव। तो इसमें जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। अ चाइल्ड विथ सच डिफेक्ट नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रिक्वेंटली। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी बच्चों में होती है जो कि जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों में आती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर क्या है? इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो किसी भी पार्ट की हो सकती हैं, उसमें एक अबनॉर्मल आउटग्रोथ होने लगती है, मतलब वो बढ़ने लगती हैं और वो जो डिवीज़न होता है सेल का वो कंट्रोल नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है। दैट फॉर्म्स अ ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ इन द बॉडी। और वो जो सेल्स जो बढ़ती हैं किसी भी ऑर्गन की या किसी भी बॉडी के पार्ट की, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिसको क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। कैंसर इज़ नीदर इन्फेक्शियस नॉट हेरिडिटी। अब अगर इसकी बात करें तो ना ही ये एक दूसरे से फैलता है और ना ही ये हेरिडिटी से एक दूसरे में आता है। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली फैलते हैं, मतलब अगर पेरेंट को हैं तो बच्चे को होंगे, फिर वो इस तरह से जाएंगे। लेकिन कैंसर ना ही इन्फेक्शियस है ना ही हेरिडिटी डिजीज़ है। The factor that favor the cancers are overexposure to the radiation such as X-rays, ultraviolet rays, tobacco chewing, smoking, some chemicals, some additive colors and preservative in foods। अब ये होता किस वजह से है? तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं या एक्सपोजर टू द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इन सब से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है, तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखिए, कैंसर इज़ क्योर्ड बाय एंटी कैंकरियस ड्रग दैट इज़ केमोथेरेपी, कैंसेरियस ड्रग दैट इज़ केमोथेरेपी।
तो जो कैंसर की सेल्स हैं उनको एंटी कैंसरियस ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं, केमोथेरेपी यूज़ करी जाती है, एंड जो ट्यूमर बॉडी में आउटग्रोथ हो जाती है उसको रेडिएशन और सर्जरी की मदद से रिमूव किया जाता है, या उसकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेसेंट किया जाता है। यहाँ पे नो दी समथिंग मोर में देखिए, द ग्रोइंग मास ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड अ ट्यूमर। तो ये मैंने भी आपको बताया कि जो सेल्स बढ़ने लगती हैं बॉडी में उनको क्या कहते हैं, उनको ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, नॉन मेलिगनेंट और मेलिगनेंट। तो जो नॉन मेलिगनेंट होते हैं वो बेनिगेन उनको बोलते हैं, सॉरी, व्हेन इट सेल्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब उनकी जो सेल्स हैं वो वहीं रहती हैं, दूसरी बॉडी के पार्ट में नहीं जाती हैं। और मेलिगनेंट या कैंसरियस वो होती हैं व्हेन द सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर स्टार्ट माइग्रेटिंग थ्रू द बॉडी लिम्फ टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन्फेक्ट देयर फंक्शनिंग। मतलब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जो किसी पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक ऑर्गन में हुआ तो वो वहीं रहेगा, और दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि वो क्या होते हैं, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट तक के ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, राइट, दूसरे भी जगह पे इफ़ेक्ट करते हैं। आगे देखिए हमारा न्यू टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, और मींस किसी भी चीज़ से जब हमारी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करे, हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी और अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ द बॉडी टू द फॉरेन सब्सटेंस। मतलब बाहर का कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आके आता है या जब कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ इरिटेशन या अनयूजुअल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है, तो उसको एलर्जी कहते हैं। ठीक है, द एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एलर्जन। और जिस वजह से ये एलर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको एलर्जन कहते हैं। ठीक है, अब जो सब्सटेंस जिसके वजह से हमारी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है उन सब्सटेंस को एलर्जेंस कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि पॉल्यूशन फैलाने वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो इसी तरह से जिन सब्सटेंस के वजह से एलर्जी होती है दे आर नोन एज एलर्जेंस। दे मे बी एनी फूड आइटम। अब ये एलर्जी होती किस वजह से है, तो ये किसी भी फूड आइटम्स के वजह से हो सकती है, किसी दवाई की वजह से हो सकती है, दवा जो हम खाते हैं, कॉस्मेटिक जो यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स, पॉलन ग्रेन, फंगल स्पोर्स, एग्स, एनिमल प्रोटीन, डस्ट, स्टिक्स, माइट्स, एनिमल हेयर फेदर्स एंड इवन मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी इंसेक्ट से या पॉलन ग्रेन से, पॉलन स्पोर से, फंगल स्पोर से, कोई खाना जो हम खा रहे हैं, नट से, पीनट से, तो तरह तरह की एलर्जीज़ होती हैं और वो पर्सन टू पर्सन वराई करती है। अलग अलग इंसान को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है जिनको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एलर्जी हैज़ नो ट्रीटमेंट बट इट इज़ प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द एलर्जी कॉजिंग द एजेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ रिड्यूस करा जा सकता है, और जिस पर्टिकुलर एजेंट से जो एलर्जन है, जिससे आपको एलर्जी है, आप उससे क्या कर सकते हो, अपने आप को दूर रख सकते हो। अब देखिए आगे हमारा टॉपिक है डिजीज़ेस कॉज बाय पॉल्यूशन। अब आपको पता है कि पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पॉल्यूशन एक बहुत ही मींस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है तरह तरह की बीमारियों के होने में। तो pollutants added to the air by various human activities lead to the severe diseases such as, अब देखिए, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एलर्जी। तो ये जो तीनों बीमारियां यहाँ पे लिखी हैं ये पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। ब्रोंकाइटिस, जब जो हवा है वो इम्प्योर है, उसमें स्मोक और जो एशेज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, फ्लाई ऐश प्रेजेंट है। सिलिकोसिस, जब हम जो डस्ट है, स्टोन डस्ट, उनको इनहेल करते हैं तो उससे स्लाइकोसिस होती है। एलर्जी बाय ब्रीथिंग, द एलर्जी कॉज बाय स्मोक एंड गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के जो ये गैसेस हैं जब हम इनको इनहेल करते हैं सो दैट लीड्स टू एलर्जी, राइट। सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें प्रोटीन या किसी खाने की कमी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं, वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस में आती हैं। अब इसको प्रिवेंट किया कैसे जा सकता है, इससे हम अपने आप को कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो प्रिवेंशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीजेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले वीडियो में किडनी डिजीजेस, अर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफ। इट इंक्लूड्स, अब इस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी या किडनी से रिलेटेड कोई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, तो अगर हम अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, सो विद दैट हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। ईटिंग लो फैट एंड लो सॉल्ट फूड, आपको क्या करना है, जो खाना कंज्यूम करना है उसमें फ़ैट और सॉल्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर फ़ैट और सॉल्ट का कंटेंट कम होगा तो अल्टीमेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की जो डिजीज़ेज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब नहीं होगा। डूइंग मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग एक्सेट्रा एवरी डे, और आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए अपना कि हर दिन आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी ही करनी है। मॉडरेट एक्सरसाइजेज यू हैव टू फॉलो, और दिन भर में आपको सुबह या शाम में आफ्टर टेकिंग योर फूड, खाना खाने के बाद आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, और इन तरह की जो भी जो ड्रग्स हैं या जो अल्कोहल्स वगैरह हैं, ये हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। डिफिशिएंसी डिजीज़ेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम जो खाना खाएं, हमारी डाइट कैसी हो, बैलेंस डाइट हो। ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, अवॉइड स्टेल फूड, बासी सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा बना हुआ घर का शुद्ध खाना खाना चाहिए। नॉट ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट फॉर लॉन्ग्स, अगर जैसे फल हैं उनको काट के रख के बहुत टाइम बाद नहीं खाना चाहिए कटे हुए फल या सब्जियां। अवॉइड ओवर कुकिंग एंड कुकिंग इन ओपन वेसल्स एज कुकिंग इन दीज वेज डिस्ट्रॉय द वाइटामिन ऑफ फूड, खुले मतलब बर्तन में खाना बनाना या बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना, इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सब करते हैं तो क्या होता है कि जो खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है, वो वाइटामिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। Allergies can be prevented by keeping the surrounding free from dust, mites, animal hair, etc. और एलर्जी से बचने के लिए हमें अपने आसपास की क्या करना है, सफाई करनी है, अपनी पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है, और अपनी सराउंडिंग को भी, अपने इन्वायरमेंट को भी प्योर रखना है। Pollution related diseases, especially related to air pollution, can be prevented by keeping the air free from dust and smoke free masks एंड वेयरिंग मास्क वेन एवर गोइंग आउटसाइड। और अपने आप को आप जो बीमारियां जो पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, उससे आप कैसे खुद को बचा सकते हैं कि आप क्या करें, अपना जो इन्वायरमेंट है, एयर पोल्यूशन पहली चीज़ तो कम करिए, और दूसरा चीज़ वेन एवर यू आर गोइंग आउट जस्ट कवर योर फेस सो दैट वो जो इनहेल आप एयर कर रहे हो तो उसमें जो पैथोजेंस हैं या जो गैसेस हैं हार्मफुल, वो आप इनहेल ना करें, राइट। देखिए कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। एबनॉर्मल राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, राइट। इसको याद रखिएगा कि सेल्सियस में 37 एंड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, फीवर। एक्चुअली फीवर एक तरह की बीमारी नहीं है, दिस इज़ अ डिज़ीज़। तो अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि आप कैसे सफ़र कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड देखिए, a fever accompanied by the sore throat may be a sign of cold, influenza, tonsil, pharyngitis और मम्स। अगर आपको फीवर के साथ खांसी, ज़ुकाम या गले में ख़राश है तो उसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। फीवर फॉलोड बाय द रैशेज मे बी एन इंडिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मील्स। हाई फीवर इज़ ड्यू टू द मलेरिया। तो मतलब डिफरेंट कॉजेज़ बताए जा रहे हैं कि अगर फीवर के साथ रैशेज़ हो रहे हैं या रेड स्पॉट्स पड़ रहे हैं तो हो सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड ये और चिकन पॉक्स। इस तरह की कई सारी डिजीज़ेज़ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए।
आगे बढ़ते हैं, चेक पॉइंट 2 डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स इसमें दिए हुए हैं। चेक पॉइंट 2 में देखिए तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्वाशियोकर इज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो अब तक के तो आप लोग सेकेंड वीडियो आपने देखा होगा और अब उसमें समझ गए होंगे दैट क्वाशियोकर इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। विटामिन डी इज़ गुड फॉर बोन्स, येस बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। हाइपरटेंशन इज़ अ रेगुलर हाई ब्लड प्रेशर, येस ट्रू, अभी हमने पढ़ा। एलर्जी इज़ द ट्यूमरस ग्रोथ इन द बॉडी सेल, नो। एलर्जी क्या होती है, हमें रैशेज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एलर्जी में आती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी, कुछ एलर्जीज़ में ऐसा होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एलर्जी ट्यूमरस ग्रोथ नहीं है। ट्यूमरस ग्रोथ क्या होती है, कैंसर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। यूरिया इज़ द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन द बॉडी, तो हाँ यूरेमिया, सॉरी नॉट यूरिया, यूरेमिया क्या है, जब हमारी बॉडी में यूरिया क्या हो, एक्यूमुलेट होने लगे। और ये किस प्रॉब्लम में होता है, किडनी इन्फ्लेमेशन के केस में ये सिम्टम होता है। सो स्टूडेंट, आज का हमारा ये वीडियो 5th पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इस उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस देना चाहें तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।